राजेश देसी मुर्गियों का व्यापारी है। उसके पास एक छोटा फार्म है जिसमें वो अपनी मुर्गियों को रखता है। ब्रॉयलर मुर्गियां एकदम शांत और सुस्त होती है। उन्हें जगह से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देसी मुर्गियां ऐसे बिल्कुल भी नहीं होती है। उन्हें खुली जगह चाहिए, भागने के लिए, एक दूसरे से लड़ने के लिए और तोड़-फोड़ करने के लिए। इसलिए राजेश की देसी मुर्गियों के लिए उसका फार्म किसी जेल से कम नहीं था। ये बात राजेश भी जानता था, लेकिन वो सोचकर उदास होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। यहाँ से जाने के बाद वैसे भी उनकी कोई जिंदगी नहीं होती है। जब तक मेरी मुर्गियाँ मेरे पास रहती है, तब तक तो इनका अच्छे से ख्याल रखना चाहता हूँ गोपी। लेकिन ये कैसे करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप भी बहुत अजीब बातें करते हो साहब जी। घर में इतने होशियारे बेटे को रखकर गांव में उपाय ढूंढते रहते हो आप। क्या बताओ गोपी तुम्हें, वो नालायक जब तक कोई काम नहीं करता है, जब तक कि वो काम उसकी दिक्कत ना बन जाए। ऐसे बात है तो उसके लिए दिक्कत खड़ी करो साहब जी। ये कहते हुए उस फार्म में काम करने वाला गोपी राजेश को एक संकेत देता है। राजेश उसकी बात सुनने के बाद सीधे घर आकर अपने बेटे भीम से उस फार्म में काम करने को कहता है। अगर वो काम करने से मना करे तो उसे हर महीने मिलने वाली जेब खर्ची नहीं दूंगा कहता है। भीम काफी देर सोचने के बाद फार्म में जाकर काम करने के लिए मान जाता है। वैसे भी वहाँ पर पहले से ही एक काम वाला है। मुझे क्यों वहाँ पर जाकर उन मुर्गियों के बीज साफ करनी है। वहाँ पर जाकर भी मैं गेम खेल सकता हूँ। ऐसे सोचते हुए भीम जाता है। वहाँ पर गोपी भी यही सोचकर बैठता है कि मालिक का बेटा है तो क्या हुआ, उसे काम सीखने के बहाने में सारा काम उसी से करवाऊंगा। ऐसे दोनों एक दूसरे से काम करवाकर खुद आराम करने के सपने देख रहे थे। अच्छा, तो तुम ही हो इस फार्म को संभालने वाले गोपी। मैं इस फार्म का मालिक हूँ। आज से तुम मेरी बात माननी होगी। सपने से बाहर निकलो महाराज। आज से तुम गोपी की हर बात माननी पड़ेगी, जब तक कि तुम इस फार्म के हर काम को अच्छे से सीख नहीं जाओगे। इस काम को सीखने के लिए कम से कम 6 महीने लगती है। तुम्हें जितना वक्त चाहिए उतना ले लो गोपी। अगर ये तुम्हारी कोई बात ना माने तो मुझे बता देना। ये कहते हुए राजेश वहाँ से चला जाता है। भीम को भी अब ये बात अच्छे से समझ में आती है कि उसके पिता ऐसे अचानक से बदलकर जिद्दी बनने के लिए पीछे गोपी का ही हाथ है। गोपी भी अपने समय का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है और सारा काम भीम से करवाते हुए खुद आराम से बैठने लगता है। ऐसे कुछ दिन गुजारने के बाद गोपी फार्म पर आना ही बंद कर देता है। यहाँ पर अपना सारा काम खत्म करके बैठे हुए भीम को एक ख्याल आता है। गोपी को अच्छा सबक सिखाकर खुद ही पहले वाली जिंदगी को वापस पाने का। उसी ख्याल पर काम करते हुए भीम प्लास्टिक की दुकान से ढेर सारे प्लास्टिक के बॉटल्स खरीद कर लाकर उन्हें खेलने के लिए झूले और बहुत ही चीजें बनाता है। खाने के लिए और पानी पीने के लिए सामान बनाता है और रहने के लिए सेपरेट कमरा भी बनाता है। ऐसे वो देसी मुर्गियाँ अच्छे से खाकर सुबह से शाम तक खेलकर शाम में अपने कमरों में चले जाते हैं। वो देखकर राजेश काफी खुश होता है। पिताजी,
वैसे भी अब इस फार्म का हर काम मैं ही संभाल रहा हूँ। गोपी ने तो फार्म पर आना ही बंद कर दिया है। अब उसे बेकार में टांगवा क्यों देना? मैं ही सब संभाल लूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब है कि पिताजी का और मेरा बस यही इरादा था कि आपको इस काम के बारे में पता होना चाहिए। अब आप वापस जा सकते हो छोटे साहब जी। कैसी बातें कर रहे हो गोपी? मेरा बेटा अपना आलस छोड़कर अभी अभी तो किसी काम पर ध्यान लगा रहा है। एक काम करो, आज से भीम जो कहेगा तुम वही काम करो गोपी। वैसे भी मेरे बेटे ने प्लास्टिक के बोतल से जो चमत्कार किया है वो लाजवाब है। ये कहते हुए राजेश वहाँ से चला जाता है और दोनों कामचोरों की ख्वाहिशें मुर्गियों की भीत में बह जाती है। जीरापुर नाम के गांव में राजू नाम का एक छोटा लड़का अपने छोटी बहन इंदुमती के साथ मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। राजू और इंदुमती का कोई नहीं है। वो दोनों भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा है। इंदुमती, जल्दी से चलो, स्कूल के लिए देरी हो रही है। राजू अपनी बहन को स्कूल भेजकर खुद को काम मिल जाए वो काम करने के लिए जाता है। ऐसे ही उनके 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो पाता है। लेकिन ये बात भी कुछ गांव वालों को हजम नहीं होती थी। इसे लगता है कि ये अपनी बहन को स्कूल भेजकर बड़ी अफसर बना देगा। अनाथ भिखारी कहीं का। मैं अनाथ नहीं हूँ गंगू काका। मेरी एक बहन है और ना ही मैं भिखारी हूँ। क्या किसी ने मुझे किसी से भीख मांगते हुए देखा है? राजू ऐसे अपना जवाब देकर चला जाता है। लेकिन गंगू को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसलिए वो हमेशा से ज्यादा नफरत करने लगता था राजू से और परेशान करने की हर मुमकिन कोशिश करता रहता है। मुझे माफ कर दो बेटा राजू। तुम काम तो अच्छे करते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता हूँ। अगर ऐसा किया तो गंगू मेरा काम रोक देगा। राजू को सारी बात समझ में आ जाती है, लेकिन फिर भी वो जय से मदद मांगता है। जय गाजर की खेती करके उन्हें शहर के छोटे और बड़े सभी होटल्स में बेचता है। राजू 1 से 4 काम मांगने पर जय उसे शहर में गाजर डालने वाली गाड़ी पर काम करने के लिए भेज देता है। राजू बहुत अच्छी तरह से बात करता था। शहर में जब वो होटल वालों से बात करता है, उन्हें राजू का अंदाज काफी पसंद आता है। तुम तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हो बेटा। जय के बेटे हो क्या? नहीं अंकल जी, मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। ये बात सुनकर उस होटल के मालिक को अफसोस होता है और तब राजू को भी इस बात का एहसास होता है कि आज काफी देर हो गई है और वो अपनी बहन को बिना बताए शहर आया है। वहाँ पर इंदुमती तो रो रही थी और यहाँ पर राजू परेशान हो रहा था। काम खत्म करके जीरापुर लौटते ही राजू अपने काम के पैसे लिए बिना ही घर चला जाता है और वहाँ पर अपनी रोती हुई बहन को चुप करवाकर उसे सारी बात बताता है राजू। राजू, तुम अपने पैसे लिए बिना ही आ गए थे बेटा। ये लो तुम्हारे पैसे। तभी वहाँ पर गंगू आता है। अपना सारा गुस्सा जय पर निकलता है। लगता है तुम्हें
तुम्हारी सुकून भरी जिंदगी पसंद नहीं है जय, इसीलिए मेरे मना करने के बावजूद भी इस बेकारी को काम दे रहे हो। यही तुम्हारी आखिरी गलती है। दोबारा ऐसा किया तो तुम अच्छे से जानते हो कि क्या होगा। ये कहकर गंगू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जय राजू को उसकी दिक्कत समझाकर कल से काम पर ना आए ऐसा कहता है। तब राजू कहता है कि वो काम पर तो नहीं आएगा, लेकिन उसे और उसकी बहन को उस गाजर की गाड़ी में एक बार शहर में छोड़ने को कहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद जय मान जाता है और उन दोनों को शहर पहुंचा देता है। वहाँ पर राजू उस होटल वाले से बात करके अपने लिए काम का इंतजाम कर लेता है और अपनी बहन को वहीं पर एक सरकारी स्कूल में भेजता है। ऐसे कुछ साल बाद दोनों भाई बहन बड़े हो जाते हैं। राजू अपनी बात करने की कला से आगे बढ़ते हुए बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और इंदुमती खूब पढ़कर एक डॉक्टर बन जाती है। मैं तुम्हें जब पहले बार देखा था तभी समझ गया था कि तुम्हारी ये गरीबी तुम्हारी किस्मत को हरा नहीं सकती है। आपने सही कहा। अगर मेरी किस्मत मेरे साथ ना होती तो गंगू काका मुझे गांव छोड़ने पर मजबूर नहीं करते और जय भैया मुझे शहर पहुंचाने में मेरी मदद नहीं करते, और ना मैं आपसे मिलता और ना ही बाकियों से मिलता। ऐसा नहीं होता तो मैं आज भी कड़ी धूप में उस खेत से गाजर निकल रहा होता। अब मैं अपने गांव लौटाना चाहता हूँ। ऐसे राजू अपने गांव लौट जाता है और उनकी छोटी सी झोपड़ी के ठीक सामने एक बड़ा सा घर बनाता है और एक हॉस्पिटल भी बनाता है और सुकून से रहने लगते हैं। तब उसके पास बहुत ही बुरी हालत में जय आता है और कहते हैं कि उन्हें शहर भेजने के लिए गंगू ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया है। वो बात सुनकर राजू को बहुत गुस्सा आता है। उससे हिसाब लेने के लिए जाता है, लेकिन जय उसे रोक लेता है। उसे उसके हिस्से की सजा मिल रही है बेटा। गंगू के पास सब कुछ है लेकिन सेहत नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी वो किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, सिवाय वो सब अपने बिस्तर पर लेटकर देखने की। राजू जय की सारी परेशानियां दूर कर देता है और उसे एक नया खेत खरीद कर देता है। आखिर में गंगू अपना इलाज करवाने के लिए इंदुमती के पास ही आता है। वो देखकर राजू को सुकून मिलता है।